लर्जा खेज और खून को जमा देने वाली होलनाक चीख जंगल के बीचों बीच उठी थी। डॉन के हाथ से बंदूक छुटकर लंबी लंबी घास में गिर पड़ी। एक लम्हे के लिए उसे यूं लगा जैसे चीख किसी दरिंदे की आवाज हो, मगर ऐसी आवाज पहले कभी ना सुनी थी। आवाज जो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा बनकर उतर गई और उसके आसाब शल कर गई। पत्थर के बेजान बुत की मानंद न जाने कितनी देर वहाँ खड़ा रहा। ड्रैकुला स्टोरीज में आप सबको खुशामदीद। डॉन ने यकायक झुरझुरी सी ली। उसे एहसास हुआ वो आवाज शायद खौफनाक भेड़िए की है, मगर नहीं, भेड़िए इस तरह नहीं चिल्लाया करते। हाँ, मुमकिन है कोई आदमी कोशिश करके भेड़िए की आवाज अपने गले से निकाले तो शायद वो आवाज ऐसी होगी जैसे अभी चंद लम्हे पेशतर उभरी थी। खुदा रहम करे। इस तसव्वुर के साथ ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो डरने वाला आदमी हरगिज न था। दुनिया की कोई ताकत, कोई भयानक से भयानक चीज उसे खौफजदा ना कर सकती थी। उसके आसाब फौलादी थे। उसने जब से होश संभाला था अपने आप को जंगल में पाया। सैकड़ों खतरे, हजारों हादसे, अनगिनत बलाएं उसने देखी थी और वो कभी खौफजदा ना हुआ। लेकिन आज इसी जाने पहचाने जंगल में एक पुरअसरार आवाज सुनकर उस पर खौफ तारी हो गया था। आखिर उसके होश वापस आ गए। अब वो हर कीमत पर जानना चाहता था कि जंगल के बीचों बीच उठने वाली नई और होलनाक आवाज किसकी थी। आसमान पर चौधरी का चांद रोशन था। उसकी तेज दूधिया चमकीली रोशनी में डॉन दूर तक देख सकता था। यूं भी उसे जंगल के चप्पे चप्पे का अच्छी तरह इल्म था। कौन सा दरख्त कहाँ है और कौन सी झाड़ी किधर है, जंगल किस तरफ ज्यादा घना और कहां से रास्ता आसानी से निकाला जा सकता है। जिस हिस्से में वो आधी रात के वक्त तने तनहा मौजूद था, वहां दरख्त कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के करीब थे। इतने करीब कि शाखें एक दूसरे में उलझी हुई, और जब तेज हवा का झोंका आता तो सब दरख्तों के पत्ते मिलकर जोर जोर से तालियां बजाते, जैसे वो डॉन का मजाक उड़ा रहे हो। कोई आध फरलांग दूर इससे ज्यादा घना ऊंचे ऊंचे दरख्तों का झुंड था। उस झुंड के ऊपर डॉन ने देखा बहुत सी चमगादड़ें फिजा में खामोशी से चक्कर काट रही हैं। एक ही दायरे में बड़ी बड़ी चमगादड़ें एक दो बार इसकी तरफ भी आईं, लेकिन डर कर आगे निकल गईं। उसने चमगादड़ों की आंखें भी चांदनी में चमकती हुई देखी। अजीब रंग था उनकी आंखों का, कभी सुर्ख कभी जर्द, जैसे हीरे चमक रहे हो। डॉन को आज ये सब कुछ निहायत अजीब लग रहा था। ऐसा क्यों था, ये सब उसकी समझ में ना आता था। उसके आसपास एक हैबतनाक सन्नाटा था। ऐसा मालूम होता जैसे जंगल में कोई शय है ही नहीं। यकायक उसने महसूस किया हवा भी थम गई है। दरख्तों के वो पत्ते जो चंद लम्हे पेशतर हवा के तेज झोंकों में तालियां बजा रहे थे, यकलख्त गुमसुम हो गए। उसने अपनी 12 बोर की बंदूक झुककर घास से उठाई। अभी सीधा भी ना हुआ था कि एक बार फिर जंगल की फिजा उसी भयानक चीख से लरज उठी। उसका लहू दहशत से जमने लगा। झुकी हुई कमर और बंदूक की तरफ बढ़ाया हुआ हाथ जैसे पत्थर का हो गया था। उसकी पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे फूटने लगे। इस मर्तबा आवाज ज्यादा गूंजदार, वाजे और साफ थी। डॉन ने ये भी महसूस किया कि आवाज कुछ और करीब आ गई है। उसने पूरी कुव्वत से काम लेकर बंदूक मजबूती से थाम ली और तने तनहा खड़ा हो गया। उसकी निगाहों के सामने दरख्तों का वही झुंड था जिसका एक एक दरख्त बरसों से इसी का जाना पहचाना था। वो अनगिनत बार शिकार के लिए आया था और उसको आज तक कोई हादसा पेश न आया था। वो निहायत बहादुर शख्स था। ये यूं कह लीजिए इर्द गिर्द की बस्तियों के लोग इसके बारे में यही सोचते थे। खतरों से खेलना उसकी आदत थी, मगर अब ये दो भयानक आवाजें सुनकर उसकी जो हालत हुई, इस पर उसे खुद शर्माने लगी। फिर उसने अपनी 12 बोर की इंतहाई मजबूत वफादार दोनाली बंदूक पर अपनी नजरें जमा दी। डॉन बेधड़क दरख्तों के उस झुंड की तरफ बढ़ा। उसका ख्याल था कोई ना कोई आदमी या दरिंदा इन्हीं दरख्तों में छुपा हुआ है। और फिर उसने देख लिया सनोबर के बहुत ही पुराने दरख्त के करीब, जिसके इर्द गिर्द लंबी घास मौजूद थी, सफेद सी कोई चीज हरकत कर रही थी। एक लम्हे के लिए उसको अपनी आंखों पर धोखा हुआ, मगर नहीं, जरूर वहां कोई मौजूद था। और तब उसे याद आया उस हिस्से के बारे में अवाम में तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं और सबका यही ख्याल है कि यही सनोबर का दरख्त आसेब ज़दा है। यहाँ से तो कोई गुजरता ही न था। चांद की तेज रोशनी में
डॉन ने सनोबर के इस बूढ़े दरख्त को देखा। उसका तना खासा बड़ा और उसमें से दाएं बाएं निकली हुई दो शाखें जैसे बाजू किसी चीज को पकड़ने के लिए फैले, और इन्हीं शाखों के तने ने देव के सर की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उसने पहले कभी इस नजर से दरख्त को न जांचा था। वो इसी सोच में मगन था कि घास में दो चमकती हुई आंखें उभरी। ऐन उसी लम्हे बादल के एक आवारा टुकड़े ने चांद का रोशन चेहरा ढांप दिया। डॉन अपनी जगह बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। वो चमकदार आंखें जिनका रंग गहरा जर्द था बराबर उसे घूर रही थी। फिर डॉन ने इसे अच्छी तरह देख लिया। शायद ये कोई जबरदस्त भेड़िया था या मक्कार चीता या जंगली बिल्ला। वो फैसला न कर सका इनमें से कौन इंसान है या इंसान नुमा दरिंदा। इसका मतलब था कि कार्टर की बयान करता कहानी दुरुस्त थी। डॉन ने सोचा मगर ये कैसे मुमकिन है कि आदमी मरने के बाद भेड़िया बन जाए। डॉन जैसा शख्स जो बदरूहों या असेब पर कभी यकीन न रखता था आखिर कैसे मान ले कि कार्टर के बयान करता वाकयात बिल्कुल सही थे। वो उसकी कहानी सुनकर दिल ही दिल में बहुत हंसा था। लेकिन अब आधी रात के इस समय जंगल के अंदर सनोबर के पुराने उजड़े हुए दरख्त के करीब जो कुछ वो देख रहा था उससे अंदाजा होता था कि कार्टर सच कह रहा है। ये तमाम ख्यालात बिजली की माने डॉन के जहन में आए और निकल गए। अचानक वो जर्द चमकीली आंखें एकदम सुर्ख हो गई जैसे आग के दो दहकते अंगारे। एक हल्की सी हुर्राहट की आवाज उसके कानों तक पहुंची मगर अब वो पूरी तरह तैयार था। उसने इत्मीनान से बंदूक को अपने कांधे से लगाया और उस इंसानी भेड़िए की दोनों आंखों के दरमियान सर का निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। बंदूक से एक ही वक्त में दो शोले निकले और डॉन को महसूस हुआ दोनों गोलियां निशाने पर लगी हैं। 12 बोर की ये दोनाली बंदूक निहायत ताकतवर थी और डॉन उसमें लंबे लंबे निहायत वजनी कारतूस इस्तेमाल करता था। वो ऐसे कारतूस थे जो किसी हाथी का भेजा भी तोड़ देते। ये इंसानी भेड़िया तो भला किस खेत की मूली था। डॉन ने देखा गोलियां खाकर दरिंदा फिजा में उछला और एक खौफनाक चीख उसके मुंह से निकली मगर वो दूसरे ही लम्हे दोबारा उछला और घास को चीरता हुआ उसकी तरफ लपका। अब उसके लंबे लंबे सफेद नोकीले दांत पूरी तरह दिखाई दे रहे थे। कई कदम पीछे हटकर बंदूक में जल्दी से कारतूस भर के फिर 2 फायर किए और दोनों गोलियां इस मर्तबा भी इंसानी भेड़िए की खोपड़ी में लगी मगर वो ना गिरा ना डरा और ना ही जख्मी हुआ बल्कि मजीद गुस्से में हुर्राता और चिल्लाता डॉन की तरफ बढ़ने लगा। एक लम्हे के लिए डॉन को अपने दिल की हरकत बंद होती महसूस हुई। कार्टर की बयान करता कहानी सही साबित हो रही थी। ये दरिंदा शीशे की गोलियों से मरने वाला न था। इससे पहले कि वो कुछ सोचे इंसानी भेड़िए ने दिल दहला देने वाली गरज के साथ उस पर हमला कर दिया और दाएं पंजे से उसका मुंह नोचना चाहा लेकिन डॉन ने बंदूक उल्टी करके पूरी कुवत से दरिंदे की खोपड़ी पर दे मारी। ये ज़रब इतनी शदीद थी कि अगर शेर पर पड़ती तो वो भी लड़खड़ाकर दूर जा गिरता मगर इंसानी भेड़िए पर इसका जरा बराबर भी असर न हुआ। डॉन ने एक बार फिर बंदूक दरिंदे के मुंह पर मारी और जब देखा कि ये वार भी बेकार गया तो पलटकर बेतहाशा भागा।
डॉन जरा बड़ी उम्र का शख्स था, मगर इस वक्त वो अपनी जान बचाने के लिए जिस तेज रफ्तारी से भागा उसने नौजवानों को भी पीछे छोड़ दिया। सिर्फ एक बार रुका और पलट कर देखा, इंसानी भेड़िया उछलता कूदता उसके पीछे आ रहा था। डॉन फिर आंखें बंद करके दौड़ने लगा। उल्टे सीधे रास्ते और ऊंची नीची झाड़ियों को फलांगने में उसके कपड़े फट चुके थे। वो अपनी बंदूक वहीं फेंक आया था। उसका जिस्म भी जख्मी हो गया और चेहरे पर भी झाड़ियों में से गुजरने के बायस काफी गहरी खराशें आई थी, लेकिन वो रुका नहीं, बराबर भागता रहा। खासी दूर जाकर एक लम्हे के लिए रुका, लेकिन फिर भागने लगा। इंसानी भेड़िया अब भी उसके पीछे आ रहा था और दम बदम उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। डॉन को अपनी मौत बहुत ही करीब दिखाई दी। दौड़ते हुए उसने सोचा, कार्टर की बयान करता कहानी का हरफ हरफ सही है, मगर अब जान बचाने का मसला था। तब उसे याद आया, दरिया करीब ही है, और अगर कदीम दास्तानों के मुताबिक कोई शख्स इंसानी भेड़िए या किसी आसे भी बला से जान बचाने का ख्वाहिशमंद हो तो उसे बिलाशुबा पानी के अंदर कूद जाना चाहिए। इंसानी भेड़िए, खूनी चमगादड़ें या बदरूहें चलता हुआ पानी पार नहीं कर सकते। वो खुशकिस्मत था कि जिस रास्ते पर वो था वो दरिया की तरफ ही जाता था। भागते भागते उसे महसूस हुआ कि दरिया का किनारा बहुत करीब है। उसने किनारे पर पहुंचकर दरिया में छलांग लगा दी। पानी में गिरते ही उसने गहरा गोता खाया। जैसे ही वो गोता खाकर पानी से बाहर निकला, उसने देखा इंसानी भेड़िया किनारे पर निहायत बेचैनी और गुस्से से चक्कर काट रहा है। कभी कभी वो अपनी थोतनी उठाकर चांद की तरफ देखता और हल्की आवाज में गुर्राता, जैसे शिकार के निकल जाने की शिकायत कर रहा हो। फिर अचानक जंगली भेड़िए ने आगे बढ़कर अपना पंजा पानी में डाल दिया, मगर फौरन ही उछलकर यूं पीछे हटा गोया उसे बिजली का करंट लगा हो। फिर वो बुरी तरह चीखता चिल्लाता जिधर से आया था उधर भाग निकला। देर तक डॉन के कानों में इंसानी भेड़िए की चीखने की आवाज आती रही। फिर ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते जंगल में कहीं गायब हो गई। डॉन के होशो हवास अब भी गायब थे। वो पानी के बहाव पर तेजी से आगे जा रहा था। उसके जिस्म में तैरने की हिम्मत बिल्कुल न थी। यूं यूं वो आगे बढ़ रहा था, पानी का बहाव तेज से तेज होता जाता और फिर उसने आबशार के गिरने की आवाज भी सुन ली। दहशत की एक नई लहर उसकी रूह में दौड़ गई। उसे याद आया, कुछ फासले पर 70 फुट की गहराई में दरिया का पानी आबशार बनाता हुआ गिरता है, और अगर वो जल्द से जल्द किनारे पर ना पहुंचा तो दुनिया की कोई ताकत उसे आबशार में गिरने और चट्टानी पत्थरों से टकराकर पाश पाश होने से नहीं बचा सकती। पानी इस कदर ठंडा और तेज रफ्तार था कि किनारे तक पहुंचना मुमकिन ही न था। पैरों और हाथों में हरकत करने की हिम्मत न थी, और अगर होती भी तो इस तेज बहाव के सामने उसकी हैसियत एक तिनके से ज्यादा न थी। उसने दिल ही दिल में खुदा को याद किया और दूसरे किनारे पर पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उसकी हर कोशिश बहाव के सामने बेकार साबित हुई। आबशार की गरजदार आवाज साफ सुनाई दे रही थी। डॉन ने निगाह उठाकर सामने की तरफ देखा। चांद की रोशनी में उसे आबशार के दहाने के पास झाग सी बनी हुई नजर आई। उसके सामने बचाव का कोई रास्ता न था। किनारा कम से कम 40 फुट दूर था। काश कोई सहारा मिलता। अपनी बीवी और बच्चों को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक लम्हे के अंदर अंदर उसकी तमाम जिंदगी स्क्रीन पर चलने वाली फिल्म की माने तेजी से गुजर गई। उसे याद आया कि जिंदगी में किसी को भी कोई फायदा ना पहुंचा। सारा वक्त खेल तमाशे और सैर व शिकार में बसर कर दिया। अपनी प्यारी बीवी और 2 खूबसूरत फूल सी लड़कियों को कभी एक शौहर और एक बाप की मोहब्बत न थी। पूरी दुनिया में उसका कोई दोस्त न था। फिर उसे कार्टर का ख्याल आया। कार्टर जो निहायत शरीफ आदमी था, उसका जवान बेटा जंगल में किसी हादसे का शिकार होकर मर चुका था। वो कहता था उसका बेटा इंसानी भेड़िया बन गया है, और ये कहानी सुनकर डॉन ने उसका कितना मजाक उड़ाया था। ये सब बातें उसको याद आईं और ये एहसास होने लगा कि वो कितना संगदिल और जालिम शख्स है। अब उसकी सजा है कि वो आबशार में गिरे और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग हो जाए। ये सोचकर डॉन ने अपने आप को लहरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। इंसानी भेड़िए की सूरत उसकी आंखों के सामने रक्स करने लगी। उसने सोचा मुमकिन है उसकी जिंदगी के अभी कुछ दिन बाकी हो, और शायद इसीलिए वो इंसानी भेड़िए का शिकार होने से बच गया है। मुमकिन है कुदरत मुझसे कोई काम लेना चाहती हो। आबशार में गिरने के बाद भी शायद मैं जिंदा रहूं।
अगरचे उसका मौका 100 में से एक भी नहीं। उसने बहते बहते फिर दूसरे किनारे की तरफ देखा और मायूस होकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो बेहद थक चुका था, उसके असाब जवाब दे रहे थे। ठंडे पानी ने उसकी रगों में खून को जमा दिया था। जब वो आबशार की लपेट में आकर पानी के साथ एकदम से नीचे गिरा तो यूं लगा जैसे आसमान की बुलंदियों से यकलख्त उसे जमीन पर फेंक दिया गया। ये उसकी जिंदगी का वो लम्हा था जिसे आखिरी भी कहा जा सकता था, और वो लम्हा भी जो उससे पहले उसने जिंदगी में कभी ना देखा था। ये एक अजीब, निराला और पुरस्कार तजुर्बा था। जब वो 70 फुट नीचे झाग उड़ाते और खोलते हुए पानी में एक खरगोश की तरह गिरा तो एकदम दरिया की तह में बैठता चला गया। उसकी नाक और मुंह के रास्ते मैदे में खासा पानी दाखिल हो चुका था। उसे सिर्फ इतना याद था कि तह में जाते ही एक अनजानी ताकत ने उसे ऊपर उछाल दिया। फिर उसे कुछ होश ना रहा। न जाने वो कितनी देर बेहोश रहा। फिर उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गईं। उसके इर्द गिर्द अंधेरा और कानों में शाएं शाएं की मुसलसल आवाज आ रही थी। वो बेहिस्सो हरकत इसी तरह पड़ा रहा। उसने सोचा वो मर चुका है और अब ऐसे मकाम पर है जहां अंधेरा, ठंड और सन्नाटे का राज है। उसने अपने बदन को हरकत देने की कोशिश की मगर बेसुर। यूं महसूस हुआ वो सचमुच मर चुका है। लेकिन अगर इस पर मौत तारी हो चुकी है तो फिर ये अजीब किस्म का एहसास क्यों? अंधेरा, ठंड और सन्नाटे का एहसास। क्या मरने के बाद भी इंसान का दिमाग काम करता रहता है? फिर उसे इंसानी भेड़िया याद आई। वो सोचने लगा, क्या बदरू है मरने के बाद भी किसी को परेशान कर सकती हैं। हजारों ख्यालात उसके जहन में आते और निकल जाते। अचानक डॉन को जोर से छींक आई और उसका पूरा जिस्म हरकत में आ गया। बेपनाह खुशी का एहसास उसकी रगों में दौड़ने लगा। तू जिंदा है, तू जिंदा है, जैसे किसी ने उसके कान में कहा। पहले उसने अपना बाजू हिलाया, फिर टांग उठाई। ऐसा करने में दर्द की गहरी टीसें महसूस हुई। फिर याद आया, दरिया कूदने के बाद वो आबशार की लपेट में आ गया था। इंसानी भेड़िया उसके ताक़ुब में था। इंसानी भेड़िया या एक बदरू। डॉन कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा ना था। नेकी और बदी का फलसफा उसकी समझ से बालातर था। दरअसल उसने जिंदगी में कभी उसके पहलू का मुताला करने की तकलीफ गवारा ही ना की थी। ताहम इस भयानक तजुर्बे के बाद ये बात आसानी से उसकी समझ में आ गई कि अगर कायनात में खूनी चमगादड़ें, इंसानी सूरत के भेड़िए, आसेब, गंदी रूहें और शैतानी सिलसिले मौजूद हैं तो फिर फरिश्तों, वलियों, पैगंबरों और नेक रूहों की भी कमी नहीं है। लेकिन आखिर में जीत खैर की ही होती है। इस सोच ने डॉन को काफी सुकून पहुंचाया। वो सोचता चला गया। एक लोक कहानी उसे याद आई। वो खुद ब खुद हंस पड़ा। कहानी ये थी कि जो आदमी दरिया में डूब जाए या डूबते हुए बच जाए तो फिर उसे अजीब अजीब ख्यालात सताते हैं। ये कहानी भी कार्टर ने ही सुनाई थी। डॉन का दिल शिद्दत से चाहने लगा कि वो कार्टर से जा मिले। वो उसे बताना चाहता था कि उसकी कहानी का एक एक हर्फ सही और सच्चा है। फिर डॉन को कार्टर का वो बेटा याद आया जो कुछ मुद्दत पहले इसी जंगल में यकायक गायब हो गया था। कार्टर का बेटा। इस तस्वुर के आते ही इंसानी भेड़िए की सूरत उसके सामने आ खड़ी हुई। उसका कलेजा अपने ही आप बैठने लगा। अब उसे याद आया इंसानी भेड़िए का चेहरा कार्टर के बेटे से किस कदर मिलता जुलता था। अब उसके इर्द गिर्द अंधेरा काफी कम हो चुका था। डॉन ने अपने आप को दरिया के किनारे एक गड्ढे में पाया। हैरान था यहाँ कैसे आ गया। आबशार में गिरकर बचने का तो सवाल ही पैदा ना होता था। फिर ये कौन सी ताकत थी जिसने उसे उठाकर किनारे पर बड़ी हिफाजत से इस गड्ढे में ला डाला? इस सवाल का जवाब उसके पास तो न था। हाँ, वो ये बखूबी समझ रहा था कोई ताकत ऐसी जरूर है जिसने इस इंसानी भेड़िए से बचाया। दरिया में कूदने के बाद जबकि वो आबशार की लपेट में आकर जिंदगी से मायूस हो चुका था, इस अनदेखी ताकत ने उसे किनारे पर ला फेंका। इस ताकत के हुजूर में आप ही आप उसका दिल शुक्र से लबरेज हो गया। वो हिम्मत करके वहां से उठा। उसकी तमाम हड्डियां सलामत थी। अलबत्ता कमर में कहीं अंदरूनी चोट के बायस कुछ तकलीफ थी, मगर ऐसी भी नहीं कि उसे हरकत करने में दिक्कत होती। वो गड्ढे से निकला और चंद कदम चलकर लंबी लंबी घास में गिर गया। हवा के ठंडे झोंकों ने उसे थपकियां देकर सुलाना चाहा और उसने भी बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अचानक उसे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा, एक दरिंदा उसे सूंघ रहा था। उसके जिस्म पर लंबे लंबे काले बाल थे।
डॉन को ख्याल आया ये एक इंसानी भेड़िया है। उसने जल्दी से चमड़े की पट्टी से बंधा हुआ शिकारी चाकू निकाला और दरिंदे की गर्दन में पूरी कुवत से घोंप दिया। गाढ़े खून की एक गरम गरम धार उसके चेहरे पर पड़ी और उसे रंगीन कर गई। दरिंदे ने, जो दरअसल रीछ था, खौफनाक चीख मारी और डॉन के ऊपर ढेर हो गया। भारी वजन से उसका दम घुटने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस भारी रीछ के नीचे से निकाला। वो अभी तक जिंदा था। डॉन पागलों की तरह उसके जिस्म में चाकू घोंपने लगा और रीछ की गर्दन कटकर अलग हो गई। डॉन का सारा बदन खून में लथपथ था और वो बुरी तरह कांप रहा था। इंसानी भेड़िए का सारा गुस्सा उसने इस जंगली रीछ पर उतार दिया। वो एक बार फिर घास में बेदम होकर गिर पड़ा। आसमान में सूरज निकल रहा था। परिंदों का शोर डॉन के कानों तक पहुंच रहा था। वो दोबारा उठा और सीधा दरिया की तरफ गया। वो देर तक नहाता और अपना बदन साफ करता रहा। फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता चला। उसे मालूम था कौन सा रास्ता उस छोटे कस्बे की तरफ जाता है जहां मार्क कार्टर का कयाम था। मार्क कार्टर का झोंपड़ा लकड़ी का बना हुआ केबन दूर से ही दिखाई दे गया। कस्बे और जंगल की हद पर बना हुआ था। केबन की चिमनी से धुआं बल खाता हुआ फिजा में उठ रहा था। भुने हुए गोश्त और तले हुए अंडों की खुशबू डॉन के नथनों में आई। वो भूख से बेकरार हो गया। पिछले 7-8 घंटों में जो ताकत उसने इस्तेमाल की थी उसने उसे निढाल कर दिया था। वो लड़खड़ाता हुआ केबल के दरवाजे तक पहुंचा और एक झटके से ढेर हो गया। उसके गिरने की आवाज सुनकर केबल का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर आया। ये मार्क कार्टर था। उसने हैरत से डॉन को देखा। डॉन ने कहा, खुदा के लिए मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। डॉन ने बहुत ही कमजोर आवाज से कहा। फिर कार्टर उसे सहारा देकर केबन के अंदर ले गया और एक आरामदेह बिस्तर पर लिटा दिया। वो हैरान था कि डॉन की यह हालत कैसे हुई। उसने सवालिया अंदाज में अपनी निगाहें उसके चेहरे पर गाड़ दी। डॉन ने देखा कि मार्क कार्टर तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर झुर्रियां पहले से ज्यादा थी। बाल भी खासे सफेद हो चुके थे। इसे कार्टर की यह हालत देखकर बहुत सदमा पहुंचा। वो दोनों मुद्दत से एक दूसरे को जानते पहचानते थे और कई बार मिलकर उन्होंने शिकार भी किया था। लेकिन जब कार्टर का नौजवान खूबसूरत लड़का जंगल में गायब हुआ था, उस वक्त से किसी ने उसे हंसते ना देखा। कार्टर का कहना था उसका लड़का किसी इंसानी भेड़िए का शिकार हुआ है और अब तक वो भी वैसा ही भेड़िया बन चुका होगा। उसने ये कहानी डॉन को भी सुनाई थी और संगदिल डॉन ने उसका खासा मजाक उड़ाया था। ये सब बातें उसे याद आ रही थी। कार्टर निहायत सब्र और सुकून से अपने काम में मसरूफ था। उसने बकरे की भुनी हुई रान डॉन की तरफ बढ़ा दी। डॉन ने चंद मिनट में उसे अपने मैदे में उतार लिया। इसके बाद गरम गरम कहवे के 2 प्याले पिए और जान में जान आई। इस काम से फारिग होकर डॉन ने कार्टर के पांव पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर देना कार्टर। जो दास्तान तुमने मुझे कुछ मुद्दत पहले सुनाई थी वो दुरुस्त थी और अब मुझे कोई शक नहीं है कि तुम्हारे लड़के ल्यूक को जिस दरिंदे ने हलाक किया वो इंसानी भेड़िया होगा। तो आखिर तुम्हें यकीन आ ही गया, कार्टर ने कहा। मुझे पूरा वाकया सुनाओ। डॉन ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा कह सुनाया। कार्टर सांस रोक के सुनता रहा। उसका चेहरा कभी सुर्ख हो जाता, कभी सफेद तो कभी जर्द। आखिर उसने अपनी कामती आवाज में डॉन से पूछा, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा? वो इंसानी भेड़िए के रूप में था? क्या उसका चेहरा पहचानने में कोई गलती तो नहीं की? हरगिज नहीं, डॉन ने जवाब दिया। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ वो तुम्हारे बेटे ल्यूक का ही चेहरा था। वैसी ही पेशानी, वैसी ही आंखें और वैसा ही दहाना। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके जिस्म पर लंबे लंबे बाल, हाथ और पांव बिल्कुल भेड़िए के से और मुंह के ऊपर लंबी सी थोथनी थी। मैंने उसे सिर्फ आंखों के जरिए पहचाना, अगरचे वो पहले जर्द थी फिर सुर्ख हो गई। जब उसने मुझे देखा उन आंखों में बेपनाह चमक थी। कार्टर उठकर खड़ा हो गया और बेचैनी से केबिन में टहलने लगा। तुम कहते हो तुमने 2 मरतबा गोली चलाई, दोनों मरतबा गोलियां उसे लगी मगर वो नहीं मरा। हाँ, ये अजीब बात है कार्टर, तुम जानते ही हो मेरा निशाना कभी खता नहीं जाता। और फिर 12 बोर की ये दोनाली के ताकतवर कारतूस जो मैंने बहुत करीब से चलाए थे, बाखुदा उसकी जगह कोई हाथी होता तो दूसरा सांस ना लेता, मगर उस पर जरा बराबर भी असर ना हुआ। कार्टर के होंठों पर पुरइसरार मुस्कुराहट आ गई। उसने गर्दन को
گمنام میں ہلا دیا۔ یہ سیسے کے کارتوس تلوار یا خنجروں سے ہلاک نہیں کر سکتے ڈان، ایسی بلاؤں کو صرف چاندی کے کارتوسوں سے مارا جا سکتا ہے۔ اس بلا کو جلد سے جلد فنا کر دینا ہمارا فرض ہے ڈان، ورنہ جتنے انسان اس کے پنجوں کا شکار ہوں گے وہ سب کے سب انسانی بھیڑیے بنتے چلے جائیں گے، اور یوں یہ سلسلہ بہت طویل ہو جائے گا، پھر انہیں ختم کرنا ممکن نہ ہوگا۔ بولو، کیا تم اس فرض کو پورا کرنے میں میرا ساتھ دو گے؟ ڈان نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں ہر مرحلے پر تمہارے ساتھ ہوں کارٹر۔ کارٹر نے کہا، بہت خوب، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب ہمیں اس مہم پر جانے کے لیے اپنے انتظامات کر لینے چاہیے۔ مگر اس کے بعد ڈان کو ایسا بخار چڑھا کہ تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ اس دوران میں بیچارہ کارٹر ہی اس کی خاطرداری کرتا رہا۔ بخار کی حالت میں اس پر عجیب سی کیفیت طاری رہتی۔ اول تو اسے رات کو نیند نہ آتی، اگرچہ چند منٹ کے لیے سوتا تو فوراً چیخ مار کر بیدار ہو جاتا، پھر اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگتا۔ کارٹر اس صورتحال سے سخت پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا جتنی جلد ممکن ہو جنگل میں جا کر اس انسانی بھیڑیے کو فنا کر دیا جائے۔ 2 ہفتے کے بعد خدا خدا کر کے ڈان کا بخار اترا۔ کارٹر نے اسے مرغن غذائیں کھلائیں اور بہت جلد اس کی صحت واپس آ گئی۔ ایک روز ڈان اپنے بستر پر لیٹا تھا اور کارٹر کسی بڑی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا۔ ڈان نے پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ ایک پرانی کتاب ہے اور میری دادی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، کارٹر نے جواب دیا۔ ڈان نے کہا، مجھے بھی تو سناؤ، تمہاری دادی اماں نے کیا لکھا ہے؟ یہ تو خاصا پرانا ہوگا۔ کارٹر نے کہا، ہاں، کم از کم 100 سال تو اسے ہو ہی گئے۔ انہوں نے اس میں عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں۔ میں ایک خاص واقعہ تلاش کر رہا ہوں۔ ڈان نے کہا، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ تو کارٹر نے کہا، لو سنو۔ دادی جان ایک جگہ لکھتی ہیں، کل رات چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ چچا ایڈم کارٹر سیر کے لیے جنگل میں گئے۔ وہاں صنوبر کے ایک اونچے اور بڑے درخت کے پاس، خدا کی پناہ، ڈان چلایا، یہ کس تاریخ کا واقعہ ہے کارٹر؟ میں نے تمہاری دادی کے چچا ایڈم کارٹر کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ وہ اپنے عہد کے بہت بڑے شکاری اور بے حد دلیر آدمی تھے۔ کیا اس زمانے میں بھی جنگل ایسا ہی تھا اور صنوبر کا وہ درخت؟ خدا رحم کرے، کیا انہوں نے بھی چاند کی 14ویں تاریخ کو انسانی بھیڑیا دیکھا تھا؟ ہاں، کارٹر نے سرد بھرے لہجے میں کہا، ہمارے خاندان پر یہ لعنت اسی زمانے سے سوار ہے۔ ایڈم کارٹر دراصل میرے دادا کا چچا تھا، اسی لیے دادی اماں بھی اسے چچا ہی کہتی تھی۔ میری پیدائش سے بھی بہت پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سنا ہے وہ نہایت نڈر اور تجربہ کار شکاری تھے۔ ان کے کارنامے آج بھی بڑے بوڑھوں کی زبان پر موجود ہیں۔ جنوری کی 17 تاریخ تھی اور چاند کی 14ویں جب وہ جنگل میں گیا، اور سن تھا 1832۔ ڈان چلایا، گویا آج سے 110 برس پہلے۔ ہاں، 110 برس پہلے، اور اتنی مدت گزر چکی کہ انسانی بھیڑیے کی شکل میں یہ بلا ہم پر مسلط ہے۔ اب تک ہمارے خاندان کے 4 افراد اس کے حملے کا شکار ہو کر انسانی بھیڑیے کا روپ اختیار کر چکے ہیں، اور 5واں میرا بیٹا۔ کارٹر کی آواز میں دکھ تھا اور اس نے رومال نکال کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور سسکیاں لینے لگا۔ ڈان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ کارٹر کے کندھے پر رکھ کر تھپکی دی۔ فکر مت کرو دوست، ہم جنگل میں چلیں گے اور اس بلا کو ختم کر ڈالیں گے۔ کارٹر نے اپنے آنسو صاف کیے اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ بولنا شروع کیا۔ چچا ایڈم نے اسے صنوبر کے ایک اونچے اور بڑے درخت کے پاس لمبی گھاس میں دبکے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ انسانوں کا اور جسم بھیڑیے کا تھا، اور اگر میرے گلے میں جنگلی گلاب کے پھولوں کا ہار نہ پڑا ہوتا تو وہ مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا، اور پھر میں بھی اپنے پردادا کی مانند انسانی بھیڑیے کا روپ دھار لیتا۔ میرے پردادا نے بہت برس پہلے اس جنگل میں ایک جادوگر ہلاک کیا تھا۔ وہ جادوگر کالے علم کا ماہر تھا۔ مرتے ہوئے میرے پردادا کو بد دعا دی کہ تجھے بھیڑیا کھائے گا، اور پھر تو بھی بھیڑیا بن کر اپنے ہی خاندان کے کسی آدمی کو مارے گا، اور اس طرح کئی نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہمیں ایک مذہبی آدمی نے اس بلا سے بچنے کی کئی تدبیریں بتائیں۔ ایک یہ کہ ہم جنگل میں جائیں تو جنگلی گلاب یا لہسن کے پھولوں کا ہار گلے میں ڈال لیں۔ انسانی بھیڑیا جو ایک بدرو ہے اس سے بھاگتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے خنجر بنوائے جائیں جن کے دستے چاندی کے ہوں، یا بندوق میں ایسے کارتوس بھریں جن کے خول چاندی کے ہوں۔ چاندی کے علاوہ
कोई और धात इंसानी भेड़िए पर असर नहीं कर सकती। जब पूरा चांद आसमान पर रोशन हो तो जंगल में ना जाए और 14वीं के बाद 15वीं, 16वीं या 17वीं तारीख को भी इधर जाने की जिद मत करें। और अगर फिर भी जाना पड़े तो जंगली गुलाब या लहसुन के फूलों का हार गले में डाल कर जाएं। इंसानी भेड़िए का पंजा इन फूलों से छू जाए तो वो फौरन जलकर राख हो जाएगा। अगर जंगली फूल गले में डालने याद ना रहे और इंसानी भेड़िया हमला आवर हो जाए तो इंसान को चाहिए कि वो बहते हुए पानी की तरफ दौड़े और उसमें छलांग लगा दे। इंसानी भेड़िए बहते हुए पानी को अबूर नहीं कर सकते। डॉन ने कहा, इस आखिरी तरकीब ने मेरी जान बचाई। ये और बात है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता न था। कार्टर ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास चांदी की कितनी मिकदार है? डॉन ने नदामत से कहा, भला मेरे पास चांदी कहाँ से आई? बहरहाल हमें कहीं ना कहीं से चांदी हासिल करना होगी। कार्टर ने फैसला कुन लहजे में कहा, तुमने सुन लिया, इस बला को सिर्फ चांदी के कारतूसों से ही फना के घाट उतारा जा सकता है। डॉन ने कहा, मेरे पास घर में 20-25 डॉलर की रकम महफूज पड़ी होगी, कहो तो वो ला दूं अगर इसमें चांदी के सिक्के मिल सके तो। बहुत खूब, कोई 30 डॉलर मेरे पास भी हैं। मेरा ख्याल है 50 डॉलर में चांदी की इतनी मिकदार हम खरीद सकते हैं कि इससे 4-5 कारतूस पर खौल चढ़ाए जा सके। अगले 2 रोज उन्होंने चांदी खरीदने और कारतूस बनाने में लगा दिए। डॉन अपनी 12 बोर की बंदूक वहीं जंगल में फेंक आया। खुशकिस्मती से कार्टर के पास एक फालतू बंदूक थी, वो उसने डॉन को दे दी। अब इन्हें चांद की 14वीं तारीख का इंतजार था। उन्होंने जंगली गुलाब और लहसुन के फूलों के बहुत से हार भी तैयार कर लिए। फुर्सत के औकात में वो दोनों अपनी अपनी बंदूकों से निशाने की प्रैक्टिस करते। डॉन ने एक रोज उदास होकर कहा, मुझे अपनी इस 12 बोर की बंदूक का हमेशा अफसोस रहेगा। एक मुद्दत से वो मेरे कब्जे में थी और मैंने उससे बेशुमार जानवर हलाक किए थे। डॉन, फिक्र मत करो, तुम्हारी बंदूक जरूर वहीं होगी और अगर ना मिली तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें उससे भी ज्यादा उम्दा बंदूक दिलवाऊंगा। ये कहकर कार्टर मुंह फेर कर केवन से बाहर निकल गया। डॉन ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए थे। यकायक उसे ख्याल आया वो कितना कमीना और कम ज़र्फ है और उस 2 कौड़ी की बंदूक का सदमा नहीं भूलता। इधर कार्टर इतना शरीफ इंसान है कि जिसने जवान बेटे की मौत पर सब्र कर लिया। 14वीं रात का चांद आसमान पर निकला तो दोनों अपनी इस खतरनाक मुहिम पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। दोनों ने उभरते हुए गोल सुनहरी चांद को एक नजर देखा। बंदूक के कंधों पर जंगली गुलाब और लहसुन के हार अपने अपने गले में डाले और दरिया की तरफ रवाना हो गए। अब उन्हें एक जगह से दरिया अबूर करके दूसरे किनारे पर जाना था। पानी के बहाव के उल्टे रुख कोई 4-5 मील दूर जाकर कार्टर ने घास में छुपी हुई एक छोटी सी कश्ती और 2 चप्पू बरामद किए। जब वो कश्ती में सवार होकर दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके दिल की धड़कनें तेज से तेज तर हो गई। हुस्न का जादू जंगल के चप्पे चप्पे को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। वो दोनों खामोश थे। दूसरे किनारे पर पहुंचकर कार्टर ने डॉन की मदद से कश्ती घसीटकर किनारे पर लगा दी और लकड़ी की एक लंबी सीख के साथ बांध दी। इसके बाद दोनों आगे पीछे जंगल के उस हिस्से की तरफ बढ़े जहां सनोबर का वो आसेबी दरख्त पिछले 100 साल बल्कि उससे भी पहले सर उठाए खड़ा था। कार्टर आगे था, डॉन पीछे। जंगल में कोई मौजूद न था, परिंदे तक खामोश। आखिर वो उस मकाम पर पहुंच गए जहां आबशार के 70-80 फुट गिरने से फिजा में धुंध का एक बादल बन गया था। यहाँ इतना शोर था कि वो एक दूसरे से इशारों ही इशारों में बातें कर सकते थे। फिर वो वहां से पलटे और जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े। चांदनी दरख्तों की शाखों और पत्तों में से छन छन कर आ रही थी। अजीबोगरीब साए इधर उधर बिखरने लगे। कार्टर बिल्कुल खामोश था। डॉन के जहन में अचानक एक भयानक ख्याल आया और दहशत से उसके दिल की हरकत बंद होने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने जहन से ये ख्याल झटका। वो सोच रहा था कि क्या खबर ये शख्स कार्टर खुद ही इंसानी भेड़िया हो जो मुझे फरेब से जंगल में ले आया है और अभी अपनी शक्ल तब्दील करके भेड़िया बन जाएगा। ऐन उसी लम्हे कार्टर ने घूमकर डॉन की तरफ देखा और डॉन उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हवाइयां
उड़ रही थी। फिर उसे याद आया कि अगर कार्टर इंसानी भेड़िया होता तो जंगली गुलाब और लहसुन के फूलों का हार कभी नहीं पहन सकता था, और ना ही चांदी के कारतूस अपनी जेब में रखता, और ना बहते हुए पानी को अबूर करने के काबिल होता। अपने इस वहम पर डॉन को थोड़ी देर बाद खुद ही हंसी आ गई। कार्टर ने उस हंसी का सबब पूछने के लिए पहली बार जुबान खोली। क्या बात है डॉन, बहुत खुश नजर आते हो। उसने अजीब अंदाज से डॉन को देखा। यह हंसी बिल्कुल बेमौका थी। मैं सोच रहा था कहीं तुम खुद ही इंसानी भेड़िए तो नहीं हो। आह, तो तुमने मुझे पहचान लिया, कार्टर ने संजीदगी से कहा। उसे घूरने लगा। एक लम्हे के लिए डॉन को यूं लगा जैसे वाकई इसके दिल की हरकत थम गई हो। दूसरे ही लम्हे कार्टर हंसा और बोला, इन वाहियात बातों को छोड़ो, अब हम वाकई इंसानी भेड़िए के आसपास पहुंच गए हैं। अपनी बंदूक तैयार रखो, किसी भी वक्त हमारा उससे आमना सामना हो सकता है। अब वो दरख्तों के उस झुंड की तरफ फूंक फूंक कर कदम रखते हुए बढ़ रहे थे जहां डॉन ने इंसानी भेड़िए को पहले पहल देखा था। फासला था कि खत्म होने को ही ना आता था। फिर यूं भी वो आहट किए बगैर पैदल चल रहे थे। ठीक आधी रात का अमल था जब उन्होंने दूर से सनोबर के उस दरख्त को देखा जो एक खौफनाक देव की मानंद गर्दन उठाए और बाजू फैलाए खड़ा था। चांद इनके सरों पर आ गया था और हैरत से इस अजीब मुहिम का नजारा कर रहा था। जंगल की हैवानी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपनी खबरदारी का एहसास इन्हें दिला रही थी। कभी शाखों में छुपे हुए परिंदे कभी जुबान में सरगोशियां करते, कभी कोई चमगादड़ फड़फड़ाती हुई झुंड में से निकलती और फिजा में चक्कर काट कर दोबारा उसी झुंड में गायब हो जाती। अचानक एक उल्लू अपनी भयानक आवाज में चीखा, हू हू हू। फिर वो फिजा में उड़ा और न जाने किस तरफ चला गया। वो बहुत एहतियात से उस झुंड में दाखिल हुए जहां काफी अंधेरा था। पहले पहल उन्हें कुछ दिखाई न दिया। वो खामोशी से खड़े रहे। उन्होंने अपनी अपनी बंदूकें अपने कंधों से उतार कर हाथों में संभाल ली। उनकी उंगलियां फिगर पर थी और निगाहें अपने दुश्मन की तलाश करने में। एक हल्की सी आहट घास में से आती हुई सुनाई दी। वो दोनों चौकन्ने हो गए और वो एक दूसरे की पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो गए। उनके दिल पूरी तरह धड़क रहे थे। इंतजार के ये लम्हात गोया सदियों पर मुहित थे। फिर अचानक तारीकी का सीना चीरती हुई एक खौफनाक आवाज जंगल में उठी। इन दोनों के दिल लरस गए। ये इंसानी भेड़िए की चीख थी। शायद उसने इनकी बू को सूंघ लिया था। चंद लम्हों के बाद उन्होंने एक हरकत करता हुआ जिस्म कोई 50 फुट के फासले पर देखा। ये एक बड़ी जिसामत का भेड़िया था जो घास में दुबका हुआ आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहा था। चांद की रोशनी में उसका चेहरा इन्हें साफ दिखाई दे रहा था। ये एक नौजवान लड़के का चेहरा था। ल्यूक, मेरे बेटे, कार्टर के मुंह से बेख्तियारी अल्फाज निकल गए। इंसानी भेड़िए ने दिल को हिला देने वाली चीख मारी और गुर्राता हुआ घास में से निकला और सीधा कार्टर की तरफ आया। उसका अंदाज जारहाना था। ये वही इंसानी भेड़िया था जो उसके पीछे भी आया था। कार्टर ने निहायत सुकून से बंदूक सीधी की, निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। गोली भेड़िए की खोपड़ी पर लगी। वो उलट कर गिरा। उसकी चीखों और गुर्राहटों से दरख्त कांपने लगे। फिजा में लातादाद परिंदे घबरा कर चक्कर काट रहे थे। कार्टर ने दूसरा फायर किया। ये गोली भी निशाने पर लगी। भेड़िया किसी मछली की तरह घास में तड़प रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो बेहिस्सो हरकत हो गया। कार्टर और डॉन दोनों लाश की तरफ दौड़े। अभी वो झुककर इसे अच्छी तरह देखने भी न पाए थे कि वहीं झाड़ियों में दुबका हुआ एक और दरिंदा इन पर लपका। ये भी इंसानी भेड़िया था, लेकिन उसकी शक्ल और जिसामत पहले भेड़िए से कई ज्यादा डरावनी और बुरी थी। डॉन, फायर करो, कार्टर चिल्लाया। इंसानी भेड़िया इनसे सिर्फ चंद कदम के फासले पर था। यूं ही उसने हमला किया। डॉन की बंदूक चली और गोली भेड़िए के दिल में लगी। वो उलट कर गिरा और एक लम्हे के अंदर अंदर ठंडा हो गया। खुदा की पनाह, मुझे इसका ख्याल ही न था। कार्टर ने कहा, यही वो खबीस था जिसने मेरे प्यारे बेटे ल्यूक को कत्ल किया और उसे अपने जैसा बना लिया। इन्होंने इंसानी भेड़ियों की लाशों को घसीटा और चांदनी में ले गए। ये एक अजीब दहशत अंगेज मंजर था। देखो देखो, ये क्या हो रहा है। डॉन खौफ से चीखा। अब भेड़ियों की लाशों के चेहरे तब्दील हो रहे थे। पहली लाश भेड़िए के बजाय नौजवान ल्यूक कार्टर का मुर्दा जिस्म पड़ा दिखाई दे रहा था। वो पूरी इंसानी लाश थी और उसमें भेड़िए के कोई आसार नजर न आते थे। कार्टर ने झुककर अपने जवान बेटी की पेशानी को चूमा। उसके चेहरे पर आंसुओं के कतरे ढलक रहे थे।
फिर उसने अपने गले से जंगली गुलाब और लहसुन के फूलों के हार उतारे और मुर्दा बेटे के गले में डाल दी। भेड़िए की दूसरी लाश भी थोड़ी देर के बाद एक इंसानी लाश में बदल गई। ये एक बूढ़े जंगली शख्स का चेहरा था, जिसका चेहरा स्याह और झुर्रियोंदार था, हाथ पैर सूखे और मुड़े हुए। कार्टर ने कहा, शायद ये वही जादूगर है जिसने मरते वक्त एडम कार्टर को ये बद्दुआ दी थी। अभी वो इस लाश पर नफरत की निगाहें डाल रहे थे कि वो स्याह राख के ढेर में तब्दील हो गई। मार्क कार्टर घुटनों के बल झुका और देर तक अपने बेटे के लिए रोता रहा। डॉन की गर्दन भी अब अदब से झुकी हुई थी। फिर उन्होंने ल्यूक की लाश उठाई और जंगल से चल पड़े। जब तक वो दरिया के किनारे पहुंचे और कश्ती में सवार हुए, सुबह का सूरज भी निकलने को था। प्यारे दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कोशिश पसंद आई है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम मज़ीद कंटेंट आपके लिए लेकर आने वाले हैं।